प्रदेश अध्यक्ष जी का कुछ इस तरह का डिमेनर रहा है, कुछ ऐसी सेटिंग रही है कि 5 सीटें हरिद्वार में इस बार भाजपा ने लूज की, इसलिए उनको अध्यक्ष पद से भी हटाया। तो ये गलती प्रदेश अध्यक्ष की थी? बिल्कुल थी। पूरे उत्तराखंड में सरकार बना लेते हैं तो वो क्रेडिट किसको देंगे आप? देखिए, मदन कौशिक जी का जिला कौन सा हुआ? हरिद्वार। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो पूरे प्रदेश का होता है ना। उनका प्रभाव वो सिर्फ जिले में तो नहीं रहेगा। उनका प्रभाव कितना हरिद्वार के बाद? कोई उन्हें पूछता था? कोई नहीं पूछता था। तो वो लोकसभा उत्तराखंड की किसी लोकसभा से क्यों नहीं? वो उत्तर प्रदेश और सहारनपुर जाने का मकसद? हाँ, क्योंकि यहाँ टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये श्योर है आप? 100%। देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ 2009 से। इसके बाद लगातार आपका और उमेश कुमार जी का वाद विवाद शुरू हो जाता है। हल्का फुल्का झगड़ा होता, बलवा होता, सर्वर फुटते 2-4 के, बात वहीं की वहीं तमाम हो जाती। लेकिन इनकी हिम्मत बढ़ाई। मुख्यमंत्री जी की भी गलती है, धामी जी की कहूंगा, उनकी हिम्मत बढ़ती रही। वो इसलिए क्योंकि उमेश जी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री उनके दोस्त हैं। वजह जो भी हो, लेकिन उस समय मुझे दबाया गया, इनको उभारा गया। ये धामी जी ने आपको दबाने की कोशिश की, उमेश जी को उठाने की कोशिश की? परिस्थितियां तो यही थी। IAFS का मैंने प्रिपरेशन किया, इंडियन सिविल सर्विसेज का भी किया है। प्रिपरेशन इज अ डिफरेंट थिंग सर। हाँ, प्रिपरेशन करना अलग चीज है, क्वालिफाइड करना अलग चीज है सर। जब तक आपका वो दिया कैंडल ना रहे, दैट फ्लेम इज नॉट कैंडल्ड इन योर हार्ट एंड योर ब्रेन, यू विल नॉट बी एन अचीवर। कानपुर विधानसभा और कानपुर विधानसभा कुछ समय से बहुत लगातार आप सुनते आ रहे हैं कि कानपुर विधानसभा में ये हो गया, कानपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक ने ये कह दिया, कानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक ने ये कह दिया, प्रणव सिंह चैंपियन कुछ कह रहे हैं, उमेश कुमार जी कुछ कह रहे हैं। तब तक अचानक एक और बदलाव हो गया। जो लड़े बसपा से वो आ गए बीजेपी में। अब क्या होगा? ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां आप देखते रहे, आरोप प्रत्यारोप के बीच में बहुत सारी चीजें होती रही। तो मैंने सोचा कि आप भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर प्रणव सिंह चैंपियन का इंटरव्यू कब आएगा। तो अब बात हम उन्हीं से करेंगे। हमारे साथ हैं प्रणव सिंह चैंपियन जी, पूर्व विधायक हैं कानपुर विधानसभा के। सर, स्वागत करता हूं मैं आपका। धन्यवाद। और मैंने जो वर्ड बोला, शुरुआत में वहीं से कर लेता हूं। मैंने बोला कि पूर्व विधायक हैं कानपुर विधानसभा के। आपने कई बार कुछ और बोला। आपने कहा कि मैं निवर्तमान विधायक हूं। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूर्व विधायक और निवर्तमान विधायक में अंतर क्या फर्क है? बहुत अच्छे सवाल आपने किया है। अक्सर जर्नलिस्ट क्या, जनरल पब्लिक भी इस बारे में नहीं जानती है। मान्यवर पूर्व वो हैं जो चुनाव लड़के चुनाव हार जाते हैं। निवर्तमान हैं जो वर्तमान में विधायक चल रहे थे, परिस्थिति जन्य चुनाव नहीं लड़े, इसलिए निवर्तमान हो गए। तो हम निवर्तमान हैं क्योंकि चुनाव लड़े नहीं, ना ही चुनाव हारे हैं। अपने पद से हटे हैं तो निवर्तमान है, वर्तमान से निवर्तमान हुए हैं, पूर्व नहीं हुए। ये मुख्तसर फर्क है। हाँ, लेकिन जब हमने भी कुछ प्रोफेसर्स जो हैं, खासतौर पर जो पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाते हैं, उन लोगों से जब चर्चा हुई, हो सकता है चीज़ें डिफरेंट हो सकता है सोचने या समझने की चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि नहीं, अगर कोई विधानसभा है, उस विधानसभा में चुनाव अगर हो जाते हैं और विधायक कोई भी बन जाता है, तो जो व्यक्ति इसके पहले जो विधायक रहता है वो पूर्व हो जाता है और वर्तमान वाला वर्तमान हो जाता है। निवर्तमान उसे बताया गया जहां पर चुनाव नहीं हुए तब तक निवर्तमान है। अब ये क्या सही है क्या गलत है, आपका अपना परसेप्शन? मैं कंफर्म कर लूंगा साहब, बिकॉज अथॉरिटी तो हम भी नहीं हैं। जी, हम भी इसमें एक बार अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर लेंगे। जी सर, तो सवाल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, विधानसभा के चुनाव में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या गलती थी? क्योंकि मैं शुरुआत वहीं से कर रहा हूं और वहां से काफ़ी चीज़ें नज़र आने लगी, बहुत सारी चीज़ें आने लगी। तो बहुत पीछे ना जाते हुए मैं जस्ट 2022 के चुनाव की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी क्या गलती की जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बन पाया कानपुर में? देखिए साहब, पहली बात तो मैं कहूँगा खाली भाजपा नहीं, परिस्थिति जन्य था। मेरे एंकल के दोनों लिगामेंट्स टूट गए थे और 2 महीना मुझे एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की सलाह दी गई। और दिसंबर जनवरी के वो 2 महीने थे जब मुझे बेड रेस्ट कहा गया। जनवरी में चुनाव ही हो गया, तो मेरा पार्टिसिपेशन शून्य हो गया। लोग इंतजार करते रहे कि हमारे घर पे आएंगे, हमें उठाएंगे, हम जा नहीं सके। मूल कारण इसमें नुकसान का ये रहा। नहीं तो 4000 वोट कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी करना हो जाती। दूसरा, हमारे गुजर समाज के कुछ ऐसे गैर जिम्मेवार युवा थे जिन्होंने गुजर गांव लिख करके अलग अलग गांव में बोर्ड लगा दिए। अब गुजर तो कुल 13% है, बाकी जो 87% है वो तो नॉन गुजर्स हैं। उनमें नाराजगी आ गई, तो खानपुर में चुनाव एंटी गुजर बन गया।
और टिकट भी सभी पार्टियों ने गुर्जर को दे दिया, बीजेपी से, बसपा से, कांग्रेस से। तो एक एंटी गुर्जर माहौल बन गया कि भाई गुर्जर के अलावा किसी को वोट दे दो। उसमें जो विधायक बने ये एक ऐसे थे जो नॉन गुर्जर थे, इसलिए इनको वोट मिल गया। हाँ, पार्टी की भी बात थी। हमारा संगठन वास्तव में उस समय विरोध में गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी का कुछ इस तरह का डिमेनर रहा है, कुछ ऐसी सेटिंग रही है कि 5 सीटें हरिद्वार में इस बार भाजपा ने लूज की, इसलिए उनको अध्यक्ष पद से भी हटाया। तो ये गलती प्रदेश अध्यक्ष की थी? बिल्कुल थी। मतलब आप सीधा मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 100% ही वाज एक्टिंग इन टेंडम। मंडल अध्यक्ष जो थे दोनों हमारे, उन्होंने काम ही नहीं किया, हमारे खिलाफ गए। बल्कि रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि लंढौरा मंडल अध्यक्ष ने उमेश कुमार के आदमियों के साथ मिलकर के शराब और पैसा बांटा। सीधा आरोप लगा रहा हूँ विकास पाल के ऊपर। हमारे जो सैनी, सुभाष सैनी थे, कोई काम उन्होंने नहीं किया, सैनी समाज पूरा खिलाफ गया। खैर, दैट इज अ बायगोन स्टोरी। लेकिन आपने कहा तो मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये जनता भी जानना चाहती है, और ये जाननी भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या कोई अपनी ही पार्टी में रहने वाला व्यक्ति, कोई प्रदेश अध्यक्ष हो, वो अपनी किसी विधानसभा को हराने की कोशिश करेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हुआ है। लेकिन लक्सर विधानसभा के जो विधायक रहे संजय गुप्ता जी, उन्होंने तो आरोप लगाया था। आपने अब जाकर के यह बात कही है कि ऐसी चीजें थी, ऐसी स्थितियां हो सकती थी। देखिए साहब, मैं एक फाइटर हूं, मैं आरोप लगाने में बिलीव नहीं करता हूं। जी। उन्होंने लगा दिया, मुझसे भी कहा गया था। मैंने कहा देखिए कोई फायदा नहीं है कहने से। आज आपने पूछा तो जबान से बात लब पे आ गई, नहीं तो आती ना। लेकिन ये बड़ी बात है। लेकिन आप देखो, मैं इसको और थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लेकर जाना चाह रहा हूँ। लोगों ने ये कहा, मतलब जो लोग हारे उन लोगों ने ये कहा, आप भी अब इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि मदन कौशिक जी ने यहाँ पर काम उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, और उल्टा हराने का काम किया। करेक्ट हो गई बात। लेकिन आप पूरे उत्तराखंड में सरकार बना लेते हैं, तो वो क्रेडिट किसको देंगे आप? देखिए, मदन कौशिक जी का जिला कौन सा हुआ? हरिद्वार। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो पूरे प्रदेश का होता है ना। उनका प्रभाव वो सिर्फ जिले में तो नहीं रहेगा। उनका प्रभाव कितना हरिद्वार के बाहर? कोई उन्हें पूछता था? कोई नहीं पूछता था। पहाड़ में जाते थे, स्वागत भी नहीं होता था, 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते थे। हरिद्वार में लोग उनको थोड़ा बहुत जानते, पूछते थे। उधम सिंह नगर, देहरादून में भी उनकी कोई खास वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। हरीश रावत जी और उमेश के साथ बैठ करके अपनी गोटियां फिट कर ली। स्वामी जी के सामने उनकी बिटिया लड़ा दी। शहजाद जो उनके मित्र हैं संजय गुप्ता के सामने, मेरे सामने उमेश को ले आए। ऐसे ही उन्होंने खेल किए, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा। चलिए, ये आरोप हैं दोस्तों, और बहुत बार बहुत सारे आरोप को लेकर के हम आते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा आरोप फिर से, एक तरफ तो संजय गुप्ता जी ने लगाया था मदन कौशिक के ऊपर। उस समय मदन कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष थे, फिलहाल इस समय नहीं है। अच्छा, यही कारण था कि वो अब प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे, साथ में मंत्रिमंडल में भी नहीं है? एग्जैक्टली, यही कारण है कि उनको हटाया गया, पदच्युत किया गया उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से, और मंत्री नहीं बनाया गया। कई बार पॉलिटिक्स में ऐसा भी तो होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा होता है तो उसको खींचने का काम किया जाता है ताकि ये व्यक्ति आगे ना बढ़े। तो ये भी तो हो सकता है कि मदन कौशिक की अपनी जो पावर है, अपनी शक्ति है, वो इतना बढ़ा रहे थे, अपना कद बढ़ा रहे थे कि उनको नीचे डाउन करना जरूरी था, ताकि अन्य नेता भी उभर आ पाए आगे। ऐसे तो और नेता भी हैं, लेकिन कोई वजह नजर नहीं आ रही थी उनको एकदम से प्रदेश अध्यक्ष से आप हटा दें। तो आपको नीचे करने का मतलब आपकी टांग खींचने के पीछे का कारण क्या हो सकता है फिर? देखिए, मदन कौशिक जी सीएम बनना चाहते थे। उनका मंतव्य था कि बसपा जीत जाए, यहाँ से कांग्रेस जीत जाए और मुझे ये सपोर्ट कर दे, मैं सीएम बन जाऊं। इस सोच के चलते, स्वार्थ के चलते उन्होंने अपनी पार्टी का नुकसान किया। सीएम से एक सवाल याद आ गया मुझे कि आपने भी गुर्जर सम्मेलन में आपने कहा था कि मैं उत्तराखंड का सीएम बनना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ एक बात आ रही थी कि सचिन पायलट जी सीएम नहीं बने। हाँ, मैं आपको बताऊं, सन 2016 में जब हमने कांग्रेस सरकार गिराई तो हरीश रावत जी ने मुझे प्रलोभन दिया था कि आप प्लेन से हैं, एजुकेटेड हैं, यंग हैं, आपको हम कुछ पैसा देते हैं, 5-10 करोड़ कितना बोला था, और डिप्टी सीएम बना देंगे। मैंने कहा साहब, अब मैं भाजपा में आ चुका हूँ, ना मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, ना मैं पैसा लूंगा। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना हम सीएम का भी क्लेम कर सकते हैं, सीनियर हैं, 4 बार के विधायक हैं। जब 2 बार के विधायक सीएम बन सकते हैं तो 4 बार के क्यों नहीं? शैक्षिक योग्यता में, अन्य योग्यताओं में, जनरल नॉलेज में, स्ट्रेंथ में, फिटनेस में हम सबसे आगे हैं। तो वहाँ गुर्जर समाज के प्रोग्राम में बात आई कि भाई सचिन पायलट सीएम नहीं बन पा रहे हैं। मैंने कहा हम प्रयास करके देख लेंगे, ऐसे आई थी बात। तो एक तरफ जहां आप उत्तराखंड का सीएम बनना चाहते थे, मतलब बात कैसे भी आई हो, पर इच्छाएं कहीं ना कहीं रही होंगी, और हैं भी, मैं समझता हूं जहां तक कि, तो अगर एक तरफ इच्छा हो उत्तराखंड का सीएम बनने की, और दूसरी तरफ अचानक आप ये कहते हैं कि मैं उत्तराखंड से नहीं लड़ूंगा, उत्तराखंड में मेरे इतना कोई नहीं है, मैं लड़ूंगा तो यूपी से लड़ूंगा, यूपी में और लोकसभा में जाऊंगा, लड़ूंगा भी तो यूपी से लड़ूंगा, ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं दिखता आपको? इसमें एक शब्द आपने कहा मेरे जितना नहीं है। देखिए, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैंने कहा योग्यता में ऐसा नहीं जिससे कुछ सीख सकें आगे बहुत ज्यादा, जैसे कि पार्लियामेंट में मिलेंगे, एजुकेशन में भी,
अचीवमेंट्स में भी, आपके आर्ट्स कल्चर में भी, और अपना ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पे राज्यसभा मेंबर बनते हैं, लोकसभा में भी बनाए जाते हैं। दैट वे आई मेंट टू से। रही बात सांसद बनने की, इसका मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड से दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं है। सांसद बनेंगे तो भारतवर्ष के बनेंगे। अगर कहीं और कुछ बनने का मौका मिल गया तो उत्तराखंड को और ज्यादा ला करके देंगे अपने क्षेत्र को। जितना अगर मान लीजिए मंत्री बनने का मौका मिल गया, कुछ मिल गया, तो उत्तराखंड को सर्वोपरि तो सबसे रखेंगे। पहले तो आप मंत्री बने तो आप उत्तराखंड में आप आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सांसद बने तो आपके सबसे पहली जो प्रॉस्पेक्ट्स रहेगा कि मेहनत करने का या काम करने का, वो तो आपकी अपने लोकसभा क्षेत्र में रहेगा, ना कि उत्तराखंड में आप आकर के करेंगे। देखिए, लोकसभा क्षेत्र खाली सांसद निधि की बात नहीं हो रही है। मैं सांसद निधि का अगर मैं जिक्र करता हूँ, सांसद निधि तो ऊँट के मुंह में जी रहा है। 5 करोड़ क्या होता है? आज उत्तराखंड के विधायक की 5 करोड़ है, जबकि यहाँ 14 विधायक होते हैं, 14 विधायक की 5 करोड़ दे रहे हैं एक एमपी को। दैट इज नथिंग। मेरा मकसद है कि दैट विल बी अ मीन्स टू एन एंड, कि एक प्रोटेक्स्ट, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें हाई राइज करने का। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंप्रेस कर सकेंगे जो विधायक रह के नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जांपल, ढंडेरा का सीवर का मैंने अपना एक एंटिसिपेट किया, मैंने उसका प्राक्कलन गठित करा लिया। 1 करोड़ रुपया उसका प्राक्कलन गठित करने में लगा, उसका बना 170 करोड़ का। अगर मैं केंद्र में होता तो 170 करोड़ रुपए ढंडेरा में, मिलापनगर में, मोहनपुरा में लाके देता, और एक यहाँ सीवेज की योजना बन जाती। आज जहां मजबूरी में मुख्यमंत्री से घोषणा करा करके हमको नाला बनवाना पड़ रहा है, तो केंद्र में विस्टा बहुत बड़े हैं, हजारों करोड़ की योजना आप ला सकते हैं। और खाली अपने क्षेत्र नहीं, अपने उत्तराखंड के लिए भी आप ला सकते हैं, अपने उत्तराखंड की विधानसभा से जहां विधायक थे वहां के लिए भी ला सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि एक मीन्स टू एन एंड मिल जाए। तो लोकसभा जाने का आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर हो गया कि वहां पर ह्यूमैनिटीज में और अन्य सब्जेक्ट्स में नॉलेजेबल लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक हो गई बात। तो वो लोकसभा उत्तराखंड के किसी लोकसभा से क्यों नहीं? वो उत्तर प्रदेश और सहारनपुर जाने का मकसद? हाँ, क्योंकि यहाँ टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये श्योर है आप? 100%। देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ 2009 से। मैं उस समय 2 बार का विधायक था। हरीश रावत जी को मिला, 14 में भाभी जी, उनकी धर्मपत्नी जी को मिला। अच्छा, फिर हम बीजेपी में आ गए। निशंक जी का क्लेम है, 2 बार के सिटिंग एमपी हैं, तो हमें कहाँ टिकट मिलेगा? सहारनपुर में बीजेपी के हार चुके हैं, वहां से क्लेम मिल सकता है। अच्छा, मतलब आपने वो सर्च किया पॉलिटिकल एंगल से कि हम यहाँ पर जाकर के यहाँ से हमें टिकट मिल सकता है, यहाँ से अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मेहनत ही क्यों करना? एग्जैक्टली। इंटरफेयर क्यों करें बगैर बात का? अपने निशंक जी को सपोर्ट करेंगे, वहां अपने लिए लड़ेंगे। चलिए, ये बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही क्लियर स्टेटमेंट्स अगर आते रहते हैं तो अच्छा लगता है, हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं समझते हैं। आपने बहुत ही साफ तौर पर बोला, और ये साफ तौर पर चीज़ें लोगों को समझ में भी आती हैं कि हाँ, ये ठीक है बिल्कुल कि टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, अगर मैं फिर से हरिद्वार जिले का थोड़ा सा मैं जिक्र कर रहा हूँ, बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अगर निशंक जी अगर नहीं लड़ते हैं या नहीं लड़ पाते हैं या टिकट नहीं होता इन केस, हालांकि 2 बार की जब सिटिंग कोई होता है तो टिकट कटने का कोई सवाल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि टिकट किसी सिटिंग विधायक का या सिटिंग एमपी का टिकट ना कटा हो, टिकट कट सकते हैं। तो टिकट अगर कटेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कंडीशन में मेहनत कर लेनी चाहिए, या बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो बेकार मेहनत कर रहे हैं? देखिए साहब, ये बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये अगर मगर की बात हो, पॉलिटिक्स तो अगर मगर की है ना। ना, पॉलिटिक्स तो हमेशा अपने कन्वेंशंस भी हैं। हाँ। आप कन्वेंशन पे चलते हैं कि 1 and 1 is equal to 2, it is never 3, 2 और 2 5 नहीं होता, 4 ही रहेगा। तो हम क्यों ऐसी बात में जाएं? ठीक है, जो चाह रहे हैं वो चाहे, कोई बुराई नहीं है। हर कार्यकर्ता को अधिकार है टिकट मांगने का, हर कार्यकर्ता का अधिकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मांगे। लेकिन मैं इस रैट रेस में, चूहा दौड़ में नहीं आऊँगा। मुझे अपना सहारनपुर का तलाशना है, क्योंकि यहाँ में जो भी बीजेपी से आएगा, निशंक जी आए, कोई और आए, मुझे उसका साथ देना है। सहारनपुर में अपनी लड़ाई में खुद लड़ूंगा। बहुत सही बात। अब एक सवाल, अब हम बातें हैं, बिल्कुल खानपुर विधानसभा का चुनाव हो जाता है, इसके बाद लगातार आपका और उमेश कुमार जी का वाद विवाद शुरू हो जाता है। शुरू किस तरीके से? फेसबुक पर एक दिन आप लिखते हैं, सुबह आप लिख रहे हैं, शाम को कोई और लिख रहा है, फिर सुबह शाम ऐसे ही चल रहा था। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन भी यही चीजें नजर आ रही थी कुछ समय से। कारण क्या है? देखिए, कोई खास वजह नहीं है। ये कोई पर्सनल है या मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ राजनीतिक है? राजनीतिक है। जिस समय मेरे पैर में चोट थी, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, उमेश क्षेत्र में जाकर के बहुत गलत शलत अनाप शनाप हमारे बारे में बोलते थे। नाराजगी आनी लाजमी है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा, धामी जी मुझे देखने आए एक दिन कि पैर में क्या हुआ। मैंने कहा साहब, दोनों लिगामेंट टूट गए, 2 महीने का रेस्ट है, चुनाव का क्या होगा? मैंने कहा मैडम को लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा, ना क्षेत्र में जा पाऊंगा। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, ये जो पत्रकार इतना गलत सलत बोल रहे हैं, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? कि नहीं, आप तो 4 बार के विधायक हैं, आप राज परिवार से हैं, आपको तो बड़ा सोबर रहना है। मैंने कहा साहब, वो युवाओं में गलत असर जा रहा है, गलत सलत बोल रहे हैं इस तरह से, मुझे भी तो जवाब देने दीजिए। रोक दिया गया। अभिनव कुमार आए, सलाहकार मुख्यमंत्री के। मैंने कहा अभिनव जी, क्या चल रहा है, इनको थोड़ा रोकिए, आपके मित्र भी हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कल को मैं भी इलाज करूंगा।
अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं आप तो अरिस्टोक्रेटिक आदमी हैं। तो मुझे बिल्कुल चुप करा दिया, जिसका नतीजा गलत रहा। अगर उस समय चाहे मैं एम्बुलेंस में जाके खड़ा हो जाता, कुआंखेड़े में इन्होंने चैलेंज दिया था, तो ये चुनाव ही न लड़ते। हल्का फुल्का झगड़ा होता, बलवा होता, सर्वर फूटते 2-4 के, बात वहीं कहीं तमाम हो जाती। लेकिन इनकी हिम्मत बढ़ाई, मुख्यमंत्री जी की भी गलती है, धामी जी की कहूंगा, उनकी हिम्मत बढ़ती रही। वो इसलिए क्योंकि उमेश जी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री उनके दोस्त हैं, वजह जो भी हो, लेकिन उस समय मुझे दबाया गया, इनको उभारा गया। नहीं तो ये दबाने उभारने वाला जो काम है, देखिए क्या होता है कि ये चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ये धामी जी ने आपको दबाने की कोशिश की, उमेश जी को उठाने की कोशिश की, परिस्थितियां तो यही थी। मुझे कहा आप चुप रहिए, वो बेरोक टोक बोलते जा रहे थे, तो उसका जो परिणाम था, जो मुझे भुगतना पड़ा, तो मैंने कहा भाई ऐसा, मैं जब तो चुप रह लिया, अब ना सीएम की मानूंगा ना किसी की मानूंगा, अब मैं अपने मन की मानूंगा। तो मैंने इनकी असलियत सामने रखनी शुरू कर दी। असलियत है क्या? बलात्कार इन्होंने किया, कहते हैं साहब प्रेस में आपके पत्रकारों के बीच में, अगर मैंने बलात्कार किया हो, कोई मेरे पे आरोप हो, तो मैं उसका आप क्या है त्याग पत्र दे दूंगा, इस्तीफा। मैंने एफआईआर की कॉपी आज पेश कर दी, एफआईआर है, और दिल्ली हाई कोर्ट में केस लग रहा है 13 जुलाई 2023, उसमें लगी भी है। ये भी बता दूं आपको, 100% जेल जाएंगे, महिला के बयान हो रहे हैं। इसे लेकर के अभी मैं सवाल कर लेता हूं, चूंकि आपने वाला पॉइंट छेड़ दिया। तो उन्होंने ये जो कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई रेप का केस लंबित है, बलात्कार का केस लंबित है या चल रहा है, तो मैं विधायकी छोड़ दूंगा। आपने जो दिखाया वो एफआईआर की कॉपी थी। एफआईआर की कॉपी होना और केस लंबित होना, हो सकता है कि मामला शॉर्ट आउट हो गया हो, केस खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं। हाँ। 13 जुलाई 2023, आज हो गई 1 जून, 1.5 महीना भी नहीं रहा है, डेट लगी है। मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, भी दिखा देता हूँ। क्या केस नंबर सब कुछ आप सब डिटेल है, ये है, देखिए दिखाता हूँ। अभी जो 1 हफ्ता पहले डेट लगी थी, उसमें ये आया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जस्ट अ मोमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट का है, इनके वकील का नाम भी है, महिला का नाम नहीं दिया जाता बिकॉज दैट इज केप्ट सीक्रेट। ये दोनों ब्लू वाले हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये दोनों ब्लू वाले आप देखिए, साफ लिखा है उमेश कुमार वर्सेस 13 जुलाई दिल्ली हाई कोर्ट, पेंडिंग। तो चल रहा है। तो केस कैसे कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है? इस्तीफा दें। तो ये मैं स्क्रीन पर शो कर सकता हूँ? श्योर सर, लीजिए आप, बिल्कुल अपने फोन में लीजिए। डन, बिल्कुल, थैंक यू, वेलकम जी। तो एक तरफ एक केस आपको नजर आया, इस केस को लेकर के भी जाहिर सी बात है जो वर्तमान विधायक है उनसे भी मैं चर्चा जरूर करूंगा। अब बात आती है इस खानपुर विधानसभा में, चूंकि आपने एक बात बोली जो आपने कई बार ये शब्द इस्तेमाल किया कि मैं लिगामेंट में चोट आई थी और मैं नहीं उतर पाया, मैं नहीं काम कर पाया। तो क्या आप देवयानी जी को इतना कमजोर मानते हैं कि आप नहीं उतरे या फिर आप नहीं आए तो इस वजह से वो उनका चुनाव हार गया? मैंने 3 आपको वजह बताई। और दूसरी चीज आपने मतलब ये चीज भी कहा कई बार कि मैं चुनाव नहीं हारा, मैं चुनाव नहीं हारा, है ना, मेरी पत्नी चुनाव हारी हैं। तो ये कहना क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है कि ये जिम्मेदारी आप अपने ऊपर कंधे पर भी लेना कि हाँ ये इट इज ऑल्सो माई फॉल्ट, या मैं भी नहीं कर पाया? तो क्योंकि देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। जिम्मेदारी पत्नी की कहीं ना कहीं पति की तो होती है। ये कह देना कि नहीं वो मैंने वो भाई उन्होंने वो हारी है, मैं नहीं हारा, ये बार बार बोल देना, ऐसा नहीं लगता आपको कि एक आप ब्लेम कर रहे हैं? वो निवर्तमान के कंटेक्स्ट में आया था। निवर्तमान क्यों बोलते हैं? मैंने वैसे नहीं ब्लेम किया उनको, मैंने कहा क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैं चुनाव नहीं हारा, इसलिए निवर्तमान हूं। एक्सप्लेनेशन दिया था, ये नहीं कहा था कि वो कमजोर है या हार गई, ब्लेम कर दिया। दूसरी बात, मैंने 3 रीजन हाईलाइट किए हैं। पहला रीजन पैर का टूटना, सपोर्ट तो हस्बैंड वाइफ की होती है। भाई मैं 4 चुनाव जीता हूं, जिसमें से 3 में देवयानी सिंह ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मुझे शर्म ये नहीं है कहने में कि मुझे जिताया मेरी वाइफ ने। 3 चुनाव जिला पंचायत का मेरी वाइफ जीती है। 7 चुनाव एक क्षेत्र से हम जीते हैं, उत्तराखंड में आज तक कोई जीता नहीं, ये भी अपने में रिकॉर्ड है। क्षेत्र बदलते हैं, चाहे यशपाल आ रहे हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, सबके बारे में बता दूंगा, सब क्षेत्र बदलते हैं। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए ये बात डिस्कस कर रहा था क्योंकि आप 7 चुनाव का जिक्र करते हैं, 3 जिला पंचायत का, तो वो आपने एडिशन भाई धर्मपत्नी का भी किया, आपने एडिशन उस समय कर लिया। लेकिन जब चुनाव हारने वाली जो 2022 का चुनाव, उसमें आप इसको एडिशन नहीं करते, आप कहते मैं नहीं हारा हूं, इस वजह से मैंने वो सिर्फ निवर्तमान के केस, निवर्तमान वाले केस, अदरवाइज तो जिम्मेदार तो पति पत्नी 2 थोड़ी है, एक ही तो है। लेकिन पैर में चोट लगना, मदन कौशिक का पूरे संगठन को बिगाड़ना और एंटी गुजर चुनाव का बनना, नहीं तो हारने का मतलब नहीं था। 4000 वोट कितनी होती हैं? मैं आपको बताऊं, मुझे 54,000 वोट मिला था, इस बार 33,500 मिला है। 23,500 वोट भाग गया हमारा। 23,500 उत्तराखंड की विधानसभा में बहुत बैठता है, यूपी से 4 गुना कर दीजिए आप। वो वोट जो है वो भी लेकर के गए हैं जो अभी थे बसपा में और आगे बीजेपी में, रविंदर पनियाला। हाँ, अब आ गए हैं,
अब देखिए कितना आता है, बसपा वाले कितना साथ देते हैं। वैसे बसपा का वोट नहीं, शिफ्ट नहीं। बसपा साथ क्यों देगी? वो तो रविंद्र पनियाला भाजपा में आए हैं, तो भाजपा साथ देगी ना रविंद्र पनियाला जी का। बसपा का वोट शिफ्ट नहीं होता। रविंद्र का कितना शिफ्ट होता है वक्त बताएगा। रविंद्र अगर साथ देते हैं सच्चे मन से तो वक्त बताएगा। मैंने कहा सच्चे मन से। इनडायरेक्टली जब मैं बात कर रहा था उनसे, रविंद्र पनियाला जी से, जब वो बीजेपी में आ गए थे, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा था कि 27 का चुनाव मैं लड़ूंगा। मैंने वही कहा ना, सच्चे मन से। हाँ। 27 से पहले तो चुनाव अभी हो जाएगा। अच्छा, ये श्योर है 100%। इसको लेकर के भी देखिए क्या होता है कि ये चीज़ तो कई बार ये कहा जा रहा है कि 6 महीने में विधायकी खत्म हो जाएगी उमेश कुमार की, अभी खत्म हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी, डेट आने वाला है। यह चीज़ आपके फेसबुक के माध्यम से भी होती रही और अन्य जो लोग हैं वो भी बोलते रहे, लेकिन 1 साल निकल गया। नहीं, देखिए एविडेंस कब से हुई है? 1 साल तो केस दायर किए वो। लेकिन कहने के अनुसार जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि भाई अभी जाने वाली है या डेट पड़ा, इस डेट पे ये फाइनल हो जाएगा, वो नहीं हुआ। सोशल मीडिया में तो अंदाजे चलते हैं। नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे मेंशन तो आप कर रहे हैं ना। ना आप डाल रहे हैं ना फेसबुक पे, तो आप डाल रहे हैं। मैंने कहा था एविडेंस होने के बाद। एविडेंस शुरू हुआ 1 महीने से। 1 साल हो गया चुनाव इसको, इलेक्शन पिटीशन को, लेकिन एविडेंस 1 महीने से हुए। अब 6 एविडेंस है, कम से कम 3 से 4 महीना तो लगेगा। उसके बाद उमेश कुमार का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद निर्णय आएगा। एक थोड़ा सा मैं ना पॉलिटिकल जो थॉट होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, उसको लेकर के मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। रविंद्र पनियाला लड़े आपके खिलाफ, एक बार नहीं कई बार वो आपके खिलाफ ही लड़ते रहे। जब भी लड़े आपका साथ कभी उन्होंने दिया नहीं। ऐसा तो नहीं कह सकता मैं कि कभी आप एक ही पार्टी में आप कभी रहे हो। अब वो पार्टी में आ गए बीजेपी में, आप भी बीजेपी में, कैसे एडजस्ट करते हैं? मतलब कैसे बाकी लोग एडजस्ट करते हैं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, और आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी तो समुद्र है। देखिए कैसे, मतलब ये सोच करके देखिए कि कोई व्यक्ति जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा हो, हाँ, हमारे खिलाफ बोला हो, हाँ, वो व्यक्ति हमारे साथ बैठा हो और हम हाथ मिलाकर घूमेंगे। देखिए मैं निर्दलीय जीता, कांग्रेस की जमानत जब्त, बीजेपी की जमानत जब्त, सपा की जमानत जब्त। लेकिन कांग्रेस में जब मैं आया, हरीश रावत भी मेरे खिलाफ रहे होंगे उस समय, वो भी मेरे साथ खड़े थे। अब अजमल नवाज खान जो मेरे खिलाफ लड़े थे, वो भी मेरे साथ खड़े थे। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सामने लड़े, राजेंद्र सिंह मेरे सामने हारे थे, विजेंद्र सिंह हारे थे, रविंद्र लगातार 3 बार हार चुके हैं। पिछले चुनाव में इनकी जमानत जब्त हुई थी, 4000 वोट मिली थी रविंद्र को कुल, कानपुर में 2017 में। तो ऐसी मिसाल तो बहुत है जिनकी मैंने जमानत जब्त की है, क्योंकि मैं हमेशा जीतता आया हूँ। इस बार मेरी परिस्थितियां थोड़ी भिन्न थी, कोई बात नहीं, लेकिन बाय इलेक्शन 100% मैं आपको बता रहा हूँ कानपुर में होना है, एंड 2023 में होना। बाय इलेक्शन बीजेपी से लड़ेगा कौन? हम लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? अधिकार बनता है। आप लड़ेंगे? मतलब मैडम लड़ेंगे? आपकी इच्छा तो नहीं, हमारा मतलब मैडम लड़ेंगे। मेरे तो एमपी लड़ना है, मैडम लड़ेंगे। अच्छा, हाँ। फिर से मैं उस थॉट पे फिर से आना चाहूंगा सर। मैं अभी आपका वो क्लियर स्टेटमेंट जो चाहिए क्या, मतलब मैं जो समझना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है, जनता एक बिलीफ के साथ किसी भी नेता को चुनती है, या किसी एक बिलीफ सिस्टम के साथ किसी नेता के साथ रहती है। वो बीएसपी का वोटर हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का वोटर हो। अगर रविंद्र पनियाला को कोई पसंद कर रहा था तो बीएसपी के वोटर्स पसंद कर रहे थे। वो अचानक, और आपकी खिलाफत थी इस वजह से क्योंकि आपको हराएंगे तभी वो जीतेंगे। आप उनके खिलाफ थे क्योंकि उनको हराएंगे तो आप जीतेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी को छोड़ करके खुद की दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ऐसी स्थितियों में आपको लगता है कि इस तरीके का जो राजनीतिक चरित्र है, क्योंकि देखिए आज आप एक दिन आप गाली दे रहे हैं, एक दिन आप अपशब्द बोल रहे हैं, एक दिन आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और अगले ही पल जैसे ही पार्टी बदलती है तो अचानक कैसे हो सकता है कि अचानक विचारधारा पूरी बदल जाए, पूरी थॉट बदल जाए और हम एक साथ हो जाएं? देखिए आजकल पॉलिटिक्स इज जस्ट अ मैरिज फॉर कन्वीनियंस। राजेंद्र सिंह अभी आए हैं, कौन सी पार्टी है जो इन्होंने जहाँ का घाट का पानी इन्होंने नहीं पिया, मुझे बताइए। रविंद्र को कहाँ नहीं गए। हम कांग्रेस में थे, हरीश रावत का विरोध था, इसलिए पहले बीजेपी में चलते आए। मदन कौशिक की वजह से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी 2001 में, मैं आपको बता दूं, तो बीजेपी में हम थे। 14 साल के वनवास के बाद फिर आए। हमारी विचारधारा है बीजेपी में हम रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना, मतलब ही नहीं। डिप्टी सीएम का पद मैंने ठुकराया, हरीश रावत जी मुझे कह रहे थे हाथ जोड़ के, मैंने कहा नहीं साहब अब नहीं, हम आ गए तो आ गए, प्रलोभन के द्वारा नहीं जाएंगे। दीगर बात है, रही बात रविंद्र सुरेंद्र की, 2002 में जब मैं विधायक बना, जो आज डीजी पुलिस हैं अशोक जी, ये एसएसपी हरिद्वार थे, इन्होंने एनकाउंटर का ऑर्डर निकाल दिया था रविंद्र सुरेंद्र का, दोनों का मर्डर करना था। ये दोनों भाई मेरे पास आए, रविंद्र रो रहे थे कि मेरी जान बचा लीजिए। अच्छा, हम भले सीधे ठहरे, मैंने कहा चलो भैया आप आए, आपकी जान बचाते हैं। हम एसएसपी के पास गए, एसएसपी ने कहा भैया मैं तो छोड़ूंगा नहीं इनको। मैंने कहा अच्छा एक बार मिल लीजिए, कि नहीं मिलूंगा भी नहीं, मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उनको।
दोनों को अपने घर में रखा मैंने। फिर देहरादून जा करके चौधरी यशपाल सिंह जी तत्समय गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता थे, उनको बुलाया। एनडी तिवारी जी के सहयोगी थे, एनडी तिवारी जी से बात करवाई, उनकी जान बचाई और ये हमारे सामने आ गए। तो देखिए हम तो सबका भला करते हैं, किसी का बुरा नहीं। राजेंद्र सिंह, इनकी धर्मपत्नी 2010 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी, उनको चेयरमैन के लिए पूरा मैंने सपोर्ट किया और इन्होंने हमारी खिलाफत करी। हमारी वोट लेके भाग गए थे 2005 के चुनाव में, मेरी वाइफ जब लड़ रही थी, पोलरिस होटल से वोट लेके भाग गए थे। तो देखिए इनका चरित्र कुछ भी हो, लेकिन हमने आज तक ना धोखा दिया है, धोखा खाया जरूर है, धोखा दिया नहीं। इसलिए विल पावर मजबूत है, घबराते नहीं। 7 चुनाव लगातार जीते और एमपी भी जीतूंगा, एमएलए भी जीतूंगा। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट और मदद करने वाली बात से एक बात याद आ रही है कि उमेश कुमार जी अभी कुछ समय पहले भी लाइव आए थे, उन्होंने एक बात का जिक्र किया और लगभग वो कई बार कर चुके हैं कि जब 2016 की बात है, जब हरीश रावत जी आपके पीछे पड़े थे, जैसा उनका कहना है, तो आपने उनसे मदद मांगी थी। काहे की? उनका स्टेटमेंट तो यही है ना, काहे की मदद? कि बचा लो। काहे में? बोला था उन्होंने। नहीं, ये एक पत्रकार मुझे क्या बचा लेगा, ये तो बताइए। आप चैनल में गए थे उनके पास? नहीं, चैनल में इन्होंने बुलाया, आपने सुना होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं उनका देखता नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड है। आज कोई बता रहा था साहब बड़े परेशान होकर के वीडियो डाल दी उन्होंने। अरे मैंने कहा भाई परेशान होने की क्या जरूरत है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनका काहे को दम निकल गया, पसीना आ रहा है, लाल मुंह हो रहा है और हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, जो बोलता है बोलने दो, हमारा अपना स्तर है। I will not stoop down to that level. I have got my own configuration and my standard. Why should I compromise? If someone else is doing that, let him do. उसका वही स्तर होगा। उमेश कुमार से कोई मदद नहीं मांगी जी आज तक। ठीक है, हमारे मित्र मंडली में थे एक बार, ये सुबोध उनियाल का चमचा हुआ करता था। हम लोग शाम को शराब पिया करते थे, शौक था हमें शराब पीने का, और शराब भी विधायक बनने के बाद शुरू करी। सुबोध उनियाल ने, विजयपाल सजवान ने, हमारे एक और थे बद्रीनाथ के मैखुरी साहब विधायक जी, कि भाई ऐसा है हमारे साथ बैठना है तो पीनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया मैं पहलवान आदमी, पीता नहीं हूँ बिल्कुल भी। अरे यार ऐसे नहीं, कि नहीं हम तो पहाड़ के लोग हैं भैया, यहाँ तो पीना पड़ता है। चलो भैया पीते हैं। अब पीने में हम इतना हो गए कि वो तो 4 पैरों के हम 16 पैक पी जाएं, हमारी कैपेसिटी ज़्यादा थी। तो उमेश कुमार आकर के भीख सी मांगता था कि यार हमें भी दे दो, और सुबोध उनियाल इनको लताड़ के मारता था। लैम्ब्रेटा स्कूटर था पुराना था इसके पास, 2002 में, दांत निकालते हुए वहाँ पे आ जाता था, और सुबोध उनियाल हमेशा इनको लताड़ा करता था। लेकिन हमने कभी इनका बुरा तब भी नहीं किया, अच्छी तरह बात करी। बाद में जाके इनके पास पैसा कैसे आया, क्या स्टिंग किया, क्या ब्लैकमेलिंग किया, क्या इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, वो जांच का विषय है। मैं प्रधानमंत्री को भी लिख चुका हूँ, वहाँ से जांच भी आ चुकी है। उसमें अभी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो अभी सब जुडिस अभी इंक्वायरी चल रही है उसकी। लेकिन जहाँ तक मदद का सवाल है, उमेश का कहना बिल्कुल गलत है। काहे की मदद मांगेंगे, ये किस मदद के लायक है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अपने स्टूडियो में उन्होंने जरूर बुलाया था, कहा था कि हरीश रावत के खिलाफ बोल दो, तो हम गए थे स्टूडियो में। उन्होंने कहा था हरीश रावत के खिलाफ बोलो। हाँ बोलो, और हम बोले थे। वो उस इंस्टेंस को शायद ये बोल रहे हैं, तब की बात। चलिए, एक दो जो चीज़ें हैं जिसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका मैं जिक्र कर लेता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका जो था, एक आईएफएस क्वालिफाइड को लेकर के था, दूसरा चैंपियन शब्द को लेकर के था। यह बात उन्होंने कहा कि चैंपियन जो शब्द है, वो शब्द आपने किसी के थ्रू आपने भिजवाया था या फिर आपने मेंशन किया था। उन्होंने जब सवाल पूछा था आपसे, तो आपने यह मेंशन किया था कि यह तखल्लुस में आप लिखते हैं। यह सच है या झूठ है? क्योंकि इसको लेकर के आप तक अभी तक नहीं है साहब, आपने अभी तक इसको लेकर के कहीं बयान नहीं दिया। इस वजह से ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव में सवाल क्यों नहीं दिया? हाँ, तो क्या है? हम श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से मिलने गए थे 2011 में जी। भंगेड़ी वाला रास्ता आर्मी ने जो बंद कर दिया था, जो हमारी राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति से भेंट हो गई। उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज मी, मैंने कहा जी हर एक्सीलेंसी बताइए आप चैंपियन क्यों लिखते हैं? मैंने कहा हर एक्सीलेंसी चैंपियन लिखते नहीं, ये टाइटल है। मैं नेशनल आर्म रेसलिंग का हेवीवेट चैंपियन हूं, और मैंने ओपन टाइटल चैलेंज दिया था और 13 खिलाड़ियों को हरा करके चैंपियन ऑफ चैंपियंस जीता था। तो चैंपियन ऑफ चैंपियंस टाइटल है, इसलिए नाम के साथ है। इट इज नॉट अ तखल्लुस, ये नाम नहीं, इट इज नॉट एपिटोम तखल्लुस जैसे। आपके लॉयर ने जो लेटर जारी किया था, वो लेटर भी आपको मैं भेज देता हूं थोड़ी देर में। लॉयर ने क्या जारी किया? जो भेजा था लेटर, वो हमने दिखाया भी था आपको, थोड़ी देर बाद उसको दिखा दूंगा मैं। नहीं, लॉयर को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी साहब, मैं उनसे दोबारा बात करूंगा। साइन आपका था उस पे? ना, तखल्लुस की तो बात ही नहीं साहब, वो तो चैंपियन ऑफ चैंपियन टाइटल है। चलिए, वो स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं। और एक और चीज, जो आईएफएस क्वालिफाइड की जो बात है। जी, आईएफएस का साहब मैंने प्रिपरेशन किया, इंडियन सिविल सर्विसेज का भी किया है। प्रिपरेशन इज अ डिफरेंट थिंग सर। प्रिपरेशन करना अलग चीज है, क्वालिफाइड करना अलग चीज है सर। क्वालिफाई तो नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन, और किसी भी आईएफएस आईएएस को चुनौती दे सकता हूं, मुझसे बहस करें। क्यों? क्योंकि जो एबिलिटी है मेरी, लोग आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद अक्सर 4-5 साल में भूल जाते हैं। मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मैं 8th क्लास में था, वो 12th में थी। 97% उस समय बायोलॉजी में आए थे उनके, जो मैथ्स में भी नहीं आते थे, सीबीएसई में उस समय। और 8th क्लास में मैंने शुरू किया उनकी किताबों को पढ़ना,
और बीएससी तक मैंने पूरा उनका एमबीबीएस पढ़ लिया था। तो मेरी एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं। आज भी मैंने जो जनरल स्टडीज पढ़ी थी, जो सब्जेक्ट पढ़े थे, इसीलिए 1 मिनट और लूंगा। मेरी डेफिनेशन है क्वालिफिकेशन, नॉलेज और विजडम, 3 चीजें हैं। क्वालिफिकेशन तो है आपने एमए एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, आप एमबीबीएस बन गए, आप इंजीनियर बन गए, दैट इज अ सिंपल क्वालिफिकेशन। नॉलेज इज व्हेन बिसाइड्स योर ओन सब्जेक्ट्स you have got a graduate level knowledge about each and every subject, then you are knowledgeable. तो मेरे पास नॉलेज है, मैं साइंस का हूं, मुझसे किसी भी स्ट्रीम का आदमी आके आर्गुमेंट कर सकता है, डिबेट कर सकता है। आई एम फ्री टू दैट। मैंने उमेश को 6 बार ललकारा, 1 बार भी नहीं आया वो। देखिए पहलवानी में तो मेरे वो 10% भी नहीं है बेचारा, ना तपस्या की है, ना ब्रह्मचर्य का पालन किया, ना उसके अंदर जी जान है, लेकिन विद्वान भी तो नहीं है। आए, एक्सेप्ट करे किसी भी विषय में, बट ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द चैलेंज। देन कम्स द विजडम। कम पढ़े लिखे आदमी में विजडम हो जाता है। क्वालिफिकेशन और नॉलेज का मतलब नहीं है वाइज भी है, दैट इज ब्रीड अपार्ट। तो 3 चीजें लाइफ में होती हैं। तो मैं नॉलेजेबल हूं, आईएएस से ज्यादा हूं, और आईएफएस से भी जो क्वालिफाइड है, मुझसे आके बात कर लें। जो 30 साल पहले उन्होंने किया है, बहस कर लें मुझसे, मैं गारंटी देता हूं याद ही नहीं होगा। बहुत से मेरे साथी हैं जो आईएएस आईपीएस आईएफएस है, भूल गए जो पढ़ा था। मेरी सिस्टर भी काफी कुछ भूल गई, कहती है तुमसे बहस नहीं करूंगी मैं। एमबीबीएस में आप मुझसे बात करिए, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, मसल ग्रुप्स क्या हैं, आई विल इलस्ट्रेट इन नो टाइम। पढ़े हुए 30 साल हो गए मुझे, बट आई कैन इलस्ट्रेट। मेमोरी सर शार्प है ना आपकी, आपने चीजों को लर्न किया है आपने। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये कैसे हुई मैंने आपसे कहा ना, जैसे आपने बोले कि एजुकेशन नॉलेज और विजडम, नहीं क्वालिफिकेशन नॉलेज और विजडम, ऐसे नहीं हुआ है। बिकॉज मेरा बड़ा एक विचित्र कॉम्बिनेशन है, जो मैंने पहलवानी और पढ़ाई एक साथ की है, अपने आप को तपाया है, इसीलिए नॉलेज है और ये मेमोरी है। किसी और की तो दिखाइए भाई, जो पढ़ने में ही है वो, उनका ये 19 इंच का बाइसेप नहीं होगा 57 साल की उम्र में, और जिसका 57 साल की उम्र में है उसके पास ये नहीं होगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन है, किया है इसलिए कहते हैं, दैट इज बेसिक। चलिए एक 2-3 और सवाल होंगे मेरे, और एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली अगर मैं देखूं तो प्रणव सिंह चैंपियन जी अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए एक समाज सेवी के रूप में। समाज सेवी से डिफरेंट थिंग सर, समाज सेवी सोशल, ये बहुत ही अच्छा ठीक है सर। सोशल इमेंसिपेटर, एक नया वर्ड दे रहा हूं आपको, बिकॉज सोशल इमेंसिपेशन में लोग कम आते हैं, पीपल कम फॉर द सोशल वर्क, बट आई वांट टू स्ट्राइव फॉर सोशल इमेंसिपेशन, मेकिंग माय डिफरेंट डेंट इन ऑल टुगेदर, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स बट इन द सोशल फ्रेमवर्क ऑल्सो। इमेंसिपेशन मीन्स इन विच यू चेंज द वैल्यूज, एलिविएशन करते हैं आप। राजा राम मोहन रॉय ने विडो रीमैरिज किया था, स्वामी विवेकानंद ने चिरयुवा का प्रिंसिपल दिया था। सो आई फॉलो दोज प्रिंसिपल्स एंड डिक्टम्स। आई वांट टू बी लाइक देम एंड मेक माय ओन हाइपोथेसिस। वो मैं देना चाहता हूँ समाज को, अलग से, जो औरों से अलग हो, जो ना नेता के पास है ना समाज सेवी के पास, वो चीज़। बट देखिए ये जो चीज़ें बहुत से लोग के आइडियल होते हैं, मतलब आइडियल मानते हैं, कोई इस चीज़ को फॉलो करता है, कोई नहीं करता है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई। मेरा सवाल फिर से वही है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, जैसे अगर कोई राजनीति में है तो या तो वो किसी की इच्छा होती होगी चलो विधायक बन जाएंगे, हो जाएगा काम, ठीक है, बढ़िया रहेगा। कोई कहता है कि मैं सांसद बन जाऊंगा, कोई कहता है मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कोई चाहता है कि मंत्री बन जाऊं, कोई सोचता है कि सेंटर में कैबिनेट बन जाऊं, कोई सोचता है कि चलो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो मेरा सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक है। ये चीज आज तक की पत्रकार ने पूछी थी मुझसे जब पहली बार मैं विधायक बना। मैंने कहा था देखिए पॉलिटिक्स इज नॉट द एंड फॉर मी, पॉलिटिक्स इज द मीन्स टू एन एंड। वो कहने लगी मीन्स टू एन एंड क्या होता है? मैंने कहा पॉलिटिक्स जरिया है, मंजिल नहीं है। जैसे आपने बताया विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, ये जिंदगी के मुकाम हैं, मंजिल नहीं। लेकिन आदमी जब मुकाम को मंजिल समझ लेता है वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, एंड द मोमेंट वन बिकम्स कॉम्प्लेसेंट, वो सेटिस्फाइड हुआ, सेटिस्फैक्शन आती, प्रोग्रेस रुक जाती है। जब तक आपका वो दिया किंडल्ड ना रहे, दैट फ्लेम इज नॉट किंडल्ड इन योर हार्ट एंड योर ब्रेन, यू विल नॉट बी एन अचीवर, यू विल बी सेटिस्फाइड। और जहां आपके पास ये चीज आई कि मैं सेटिस्फाई हो गया हूं, आपकी प्रोग्रेस बंद। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आई एम नॉट ओनली अ पॉलिटिकल ओरिएंटेड पर्सन, आई वांट टू बी एमेंसिपेटर अबव ऑल दीज। और उसके लिए पॉलिटिक्स आवश्यक है, क्योंकि जरिया क्यों है? क्योंकि समाज में कोई आपकी बात नहीं सुनता जब तक पद ना हो आपके पास। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 2002 से पहले भी था, कोई नहीं सुनता था। 2002 के बाद 20 साल विधायक रहा, सब सुनते हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो पूरे हिंदुस्तान से फोन आते हैं, क्योंकि पद रहा है। पद को के जरिए मैं एक इमेंसिपेशन करना चाहता हूं, दैट इज माय मेन मोटो। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सवाल बिल्कुल लास्ट में करूंगा, अभी 2 सवाल मेरे हैं। एक राशन डीलर का मामला, यह सवाल मैंने उमेश कुमार जी से भी किया था
उन्होंने कहा था कि सजा होगी जिन्होंने गलती की थी, जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। उसमें से कुछ फर्जी चीज़ें नज़र भी आई थी। ना ही विपक्ष में उस समय रविंद्र पनियाला थे, ना ही उन्होंने कुछ इस पर टिप्पणी किया था, ना ही आपने कुछ किया था। कौन सा जी? राशन डीलरों के ऊपर आपकी विधानसभा पे ढंडेरे में ही लंडोरा में ही ये सारी चीज़ें थी कि जहाँ पर राशन डीलर ने किसी को दिया था कुछ कार्ड, अपने पास कोई और कार्ड रखा हुआ था। नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं आई बात है। आपके संज्ञान में नहीं आई? ना। अच्छा, ये जो बहुत सारे आरोप आपके ऊपर इलेक्शन के टाइम लगे हुए थे जमीन कब्जाने का, मतलब ये बहुत हार्ड क्वेश्चन कहाँ? एक अग्रवाल जी थे जिन्होंने आरोप लगाया था। वो तो नौकर था हमारे यहाँ, हमारा 4 करोड़ लेके भाग गया। सन 2020 की बात है। उन हजरत ने तो बहुत तगड़ा चूना लगाया साहब, हमारे फादर के 4 करोड़ रुपए लेके चंपत हो गए। हमने FIR दर्ज कराई, उन्होंने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया साहब ज़मीन का, दुकान का। हमारी दुकानें बनी थी, मैं आपको बताऊं, उन्होंने हमसे 1 करोड़ 9 लाख रुपए कैश लिया कि साहब इसको बनाने में लगेगा। मैंने कहा ले जाओ भाई। उन्होंने क्या किया, 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए पगड़ियाँ ले डाली लोगों से, हमें बताया नहीं, वो पैसा अपने पास रख लिया। एक आध को दुकान छोड़नी पड़ी तो लोग कहने लगे साहब पगड़ी दो। मैंने कहा पगड़ी कैसी भाई? क्यों, तो लाला जी ने ली थी। मैंने कहा लाला जी ने कब ले ली भाई, हमें तो बताया नहीं। फिर हमने इनकी क्लास ली, ये भाग गए यहाँ से। इन्होंने दिखा दिया कि हमें एब्सकॉन्ड कर गए, हमें तो साहब किडनैप कर लिया। सारे पत्रकार हमारे पीछे पड़ गए। बंशीधर भगत नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनके सिर हो गए कि आपके विधायक ने आदमी गायब कर दिए। 3 दिन बाद दोनों वापस आ गए। तो ये तो फ्रॉड है। इन्होंने तो जो डाका डाला था उसको बचाने के लिए ऐसे आरोप लगाए। अभी लोग इनके पीछे हैं, 4 मुकदमे हैं इनके ऊपर। एक नवाब अली हैं, अभी उसका मेरे ख्याल से परसों ही उसके समन्स आए। FIR जो हो गई थी वो चार्जशीट हो गया है, वो कोर्ट में चल रहा है। चलिए, एक स्टेटमेंट था आपका और, जिसमें आपने ये कहा था कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पाया 4 बार विधायक बनने के बावजूद भी, ये मलाल है। ये है वास्तव में? देखिए मलाल नहीं, वो बात आई थी कि आपकी राजनीतिक योग्यता क्या कम है। मैंने कहा देखिए योग्यता का पहले तो आप पैरामीटर बताइए। अगर शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता का मतलब खाली डिग्री नहीं, अगर नॉलेज से मतलब है, बिठाइए किसी को भी आप। तो मैं देखिए ये चीज़ आखिर क्या कमी रह जाती है, क्योंकि 1 बार विधायक या 2 बार विधायक बनने पर कोई मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाता है, आप 4 बार रहे। कारण क्या था? क्या कोई पक्षपात हुआ? क्या ऐसा हुआ कि नहीं, हम लोग आपको नहीं चाहते थे कि प्रणव सिंह जी आगे बढ़ें, उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनने देना है, या कोई लॉबी आपके पीछे लगी थी? कारण क्या था? क्योंकि जब आप बार बार इस बात को बोल रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आप नॉलेज की बात करते हैं, विजडम की आप बात कर रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि भाई मेरे पास ब्रेन और शरीर दोनों, आप ब्रेन एंड ब्रॉन बोथ, दोनों चीज़ आप बात कर रहे हैं। साथ में आप 4 बार लगातार आप विधायक रहे हैं। तो इन सभी कंडीशंस में आपका कैबिनेट मिनिस्टर ना बनना, कारण क्या है? देखिए सेम ऐसा केस जो हमारे काशीपुर के MLA रहे चीमा जी, वो भी 4 बार विधायक रहे, उनको नहीं बनाया। अच्छा, हमारे डॉक्टर साहब थे, वो भी विधायक रहे। हालांकि डॉक्टर को तो हेल्थ मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन ऐसे आदमी को बना दिया जो ट्रक ड्राइवर था। नाम मैं क्या लूँ, वो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो हमारे प्रदेश का मेरी समझ में बात नहीं आई। मैंने ये कहा था, मैंने कहा भैया खेल मंत्री तो खिलाड़ी को बनाओ। जब ये बात आई थी, दिनेश अग्रवाल खेल मंत्री बन गए थे, ओलंपिक 2012 के लिए कंटिजेंट जा रहा था उत्तराखंड असेंबली से, तो ऐसे ऐसे आदमियों के नाम लिख दिए जिनका स्पोर्ट्स से लेना देना नहीं। मैं अकेला चैंपियन और मुझे बहुगुणा जी ने शामिल नहीं किया। तो तब मैंने कहा खेल मंत्री तो 100 मीटर नहीं भाग सकता उत्तराखंड का, स्टेटमेंट चला था वो। दैट वे उत्तराखंड में देयर इज सम एनाथीमा डेफिनेटली एग्जिस्टिंग, कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो वही मुन्ना सिंह चौहान चाहता हूं कि आखिर देखिए सारे सर्कमस्टेंसेज, जो भी आपकी जो बातें हैं, जो पर्सपेक्टिव है, जो पॉइंट है, एक सेंटेंस बताना चाह रहा हूं। मुन्ना सिंह चौहान ने पिछली बार कहा था मुझसे कि कुंवर साहब आप और मैं कभी मंत्री नहीं बन सकते, हमारी योग्यता हमारी दुश्मन है, हमारी पत्नियां जीत जाएंगी, वो मंत्री बन जाएंगी, क्योंकि उत्तराखंड में आपसे हमसे डरते हैं। और इस बार भी मुन्ना सिंह का नाम सबसे पहले काटा गया कि इसको नहीं बनाना। तो कहीं ना कहीं चाहे पार्टी कोई हो, यहाँ के नेताओं में भय है कि हमसे काबिल आदमी आ जाएगा तो आउटशाइन कर जाएगा। ये बात है। मतलब राजनीति में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना नुकसानदायक है उत्तराखंड में। नहीं, बाकी सब बाकी नहीं, बाकी तो बनते हैं। मेरे भांजे राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया 3 बार तो उत्तराखंड में मतलब जितने भी अगर मैं कहूँ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या जो अच्छे पदों पर पहुंच गए, वो उतनी योग्यता नहीं रखते, वो सिर्फ हाँ यस मैन। देखिए मैंने ये नहीं कहा, नहीं मतलब सर दोनों ना एक चीज बोलेंगे तो दूसरा पर्सपेक्टिव तो आएगा ना, ये तो एक्सट्रीम में आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मैंने कहा मुन्ना सिंह चौहान जी का हमारा जो है
हाईली वेल रेड हैं, उनको मैं अपने से ज़्यादा काबिल मानता हूँ। वो जो डिबेट करते हैं, बाकायदा किताबें लाते हैं, कोट करते हैं, ही इज़ अ वेरी स्टूडियस पर्सन। नहीं बनाया मंत्री, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मंत्रियों से सवाल करता था, मेरे सवाल का जवाब मंत्री नहीं दे पाते थे। मेरा दोस्त सुबोध उनियाल कृषि मंत्री था पिछली बार, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप जो बताते हैं थोड़ा खुलासा तो करिए। जो बॉन्ड्स होते हैं क्या कोवेलेंट है, नॉन कोवेलेंट है, कौन से बॉन्ड्स हैं? अब आईएएस भी नहीं जवाब दे पाए, आईएएस बैठे रहते हैं पर्ची बना के देंगे, हो सकता है केमिस्ट्री का एमएससी ना हो, दे नहीं पाए जवाब, और वो सवाल स्थगित हुआ था। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। तो उस चीज़ों से लोगों के अंदर एक फीलिंग ऑफ एनाथीमा आ जाती है कि भाई ये तो हमारी बोलती बंद कर देता है, इसको आगे मत लाना। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब थे, इनसे मैं पूछता था, जब 2007 की बात थी, कृषि मंत्री थे, मैंने कहते थे यार एक बात बताओ, हम तुम तो कोई रिसर्च स्कॉलर हो क्या, हम मंत्री तो हैं यार, रिसर्च स्कॉलर वाला सवाल मत किया करो। मैंने कहा भाई तो मैं करूँगा, जनता की आवाज़ है। तो दैट वे मुझे लगा कि मुझे कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और मुन्ना सिंह चौहान जी की बात ने उसकी तस्दीक कर दी कि आप और मैं कभी मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम योग्य कुछ ज़्यादा ही हैं उत्तराखंड के हिसाब से। हमारी पत्नियां जी जाएं वो बन जाएंगी, पूछ लो मुन्ना सिंह चौहान से, उन्होंने कहा था ये। तो अब ये मान ले कि अब आप गिव अप कर चुके हैं उत्तराखंड से? नहीं, गिव अप क्यों करूंगा? गिव अप इन द सेंस क्योंकि आप सहारनपुर की तरफ शिफ्ट होने की बात उससे क्या फर्क इसी वजह से मैं सवाल कर रहा हूं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप पर्पस नहीं समझे, एक पॉसिबिलिटीज, अगर आपको लगता है कि एक पॉसिबिलिटीज आपके पास है कि आप कैबिनेट में जा सकते हैं, हो सकता है ये जो दर्शक हमारी बातें सुन रहे हैं, दर्शक जो हमारी बातें सुन रहे हैं, दर्शकों की समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में जो आप पॉइंट रख रहे हैं सही है, तो हो सकता है कि जो दर्शक ही होते हैं, जो ऑडियंस है, जो जनता है, जनता एक माहौल खड़ा करती है, वो कहती है कि नहीं ये बंदा ठीक है। देखिए हमारा पर्पस तो है। आप जो उत्तराखंड को छोड़ रहे हैं, नहीं, एमपी का टिकट नहीं मिलेगा, क्या फायदा सिर पटकने से पत्थर में? यूपी में टिकट मिल जाएगा तो क्या फायदा है सिर पटकूं मैं? लेकिन उत्तराखंड मेरा है, देवभूमि मेरी है, यहाँ के लिए जीना मरना, यहाँ की हर सांस हमारी उत्तराखंड के लिए है, खून पसीना बहा देंगे अगर कहीं पहुंचते हैं पार्लियामेंट में। ये बात नहीं कि उत्तराखंड छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? टिकट के लिए क्या फायदा? समझदारी से काम लें, क्यों लड़े अपने लोगों से? भाई निशंक जी 2 बार के सांसद हैं, कोई और यहाँ आजमाना चाहता भाग आजमाए, लेकिन मुझे वहां से आजमाना बेटर है। मेरी कौम वहां पे 2 लाख मेरे समाज के वोट हैं, गुजर समाज के, 1 लाख से ऊपर सैनी वोट हैं, 60,000 राजपूत वोट हैं, हिंदू वोट वहां पे है जिसको कंसोलिडेट हम कर सकते हैं, मुस्लिम 6 लाख है, एससी वहां पे 3 लाख है, दैट वे वी कैन हैव अ कॉम्बिनेशन। तो बीजेपी की क्या कंडीशन होने वाली है? मैं लास्ट ये क्वेश्चन है मेरा, हरिद्वार लोकसभा में क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखी है जिला पंचायत में पूरा बोर्ड अपना बना लिया, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत। पहली मर्तबा हुआ है कि पूरा बोर्ड बीजेपी का हुआ है, ब्लॉक प्रमुख 6 के 6 निर्विरोध बीजेपी के बने। तो मैं कैसे मान लूं अच्छी स्थिति नहीं? जब भी कहा जाता था ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी पिटेगी, क्योंकि 5 क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां बीजेपी हारी एमएलए, और 3 नगर क्षेत्र में बीजेपी जीती एमएलए। लेकिन जहां बीजेपी हारी थी 5 क्षेत्र में हम जीता के लाए। नहीं, इलेक्शन में कई बार ऐसा होता है कि कौन कौन खड़ा हो रहा है, इससे भी चीजें वो तो टेंटेटिव बात हो गई, लेकिन जनता का मूड तो है ना। जब भाजपा में बोर्ड आपको दे दिया जिले का, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया, ना कांग्रेस के समय में आया, कांग्रेस में आया, ना बीजेपी के समय में बीजेपी में आया, पहली बार बीजेपी में आया। धामी जी की भी मेहनत है, निशंक जी की भी मेहनत है, दोनों की। अभी भी आपकी इच्छा है कि कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड में बनना? देखिए अगर मान लीजिए, चूंकि आपने 2 बातें बोली, अब तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं यहाँ से, अब तो कहाँ सांसद, बिल्कुल भी नहीं लड़ना, सांसद का लड़ना है, टिकट नहीं हुआ तो, क्योंकि टिकट की पॉसिबिलिटीज तो फिक्स नहीं है ना। वो अलग बात है, नहीं हुआ तो बात की बात है, फिलहाल तो मन बनाए हुए, और विधायक का यहाँ से मैं अपनी धर्मपत्नी को जिताऊंगा इस बार 100%, चाहे कोई आ जाए सामने, जनता भी कह रही है। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हो गई, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। अगर सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में वो सवाल कर लीजिए, बाद में जरूर उन विषयों को लेकर के हम प्रश्न जरूर करेंगे, और प्रश्नों का जवाब भी शायद मैं समझता हूँ कि कुंवर प्रणव सिंह जी बैठेंगे और उन सवालों का जवाब जरूर देंगे। क्यों सर? डेफिनेटली। तो दोस्तों, आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काइंड ऑफ यू जी, वेलकम। दोस्तों, अगर आपको इन सभी सिनेरियो को समझ करके, सुन करके क्या लगता है आपको कि क्या प्रणव सिंह चैंपियन को उत्तराखंड का कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए था, सीएम बनना चाहिए था, या जो कुछ भी आपके मन में है, क्या उत्तराखंड को छोड़ करके, मैं ये, हालांकि उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि खानपुर विधानसभा को छोड़ करके यूपी में जाना, यूपी में सहारनपुर से टिकट मांगना आपको कितना न्यायोचित लगता है, कितना आपके लिए आपको लगता है कि ये सही है, सही डिसीजन है? इसको लेकर के भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।